फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू यूनिट दैट इज एपिडेमियोलॉजी ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब तक हम पढ़ रहे थे एपिडेमियोलॉजी ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। आज हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कि ऐसी डिजीज कंडीशन जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती, इन्हें हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है इनके अंदर हम आज बात करेंगे डेट इज हाइपर टेंशन। जो हाइपर टेंशन होती है एक बहुत ज़्यादा फैलने वाली, जो फैलना ऐसे नहीं बोलेंगे, एक जो मोस्ट अक्कर जो होती है हाइपर टेंशन होती है, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। मतलब ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन में स्प्रेड नहीं होती, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड ड्रॉपलेट, मतलब जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो जो हाइपर टेंशन है एक कार्डियक प्रॉब्लम होती है। तो जो हाइपर टेंशन है इसका मतलब होता है कि जो नॉर्मल ब्लड लेवल होता है, जो नॉर्मल ब्लड लेवल है उससे यदि अल्टर हो जाए और वो इंक्रीज हो जाए, यदि हायर हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। हमें पता है कि जो नॉर्मल ब्लड वैल्यू होती है वो होती है 120/80 mmHg। ये होता है ब्लड प्रेशर, मतलब एक ऐसा प्रेशर जो आर्टरी होती है उसकी वॉल पे लगाया जाता है, जो कैपिलरीज होती है उनकी वॉल पे डाला जाता है, इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जो नॉर्मल होता है वो होता है 120/80। लेकिन जो नॉर्मल वैल्यू है इससे यदि कंसिस्टेंटली हायर हो जाए देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, देन वी विल कॉल दिस कंडीशन एज हाइपर टेंशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन कि हाइपरटेंशन कौन कौन से टाइप की होती है। तो जो फर्स्ट होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसका जो अदर नेम होता है असेंशियल हाइपरटेंशन। सेकंड वन इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है इसका जो कोज होता है, जो इसकी एटियोलॉजी होती है वो अननोन होती है, जिसे हम बोल सकते हैं इडियोपैथिक, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। और जो प्राइमरी या असेंशियल हाइपरटेंशन होती है ये अराउंड 90% केसेज में देखी गई है। अराउंड 90% केसेज में जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है वो होती है। सेकेंडरी का मतलब है कि कोई डिजीज कंडीशन है उसके कारण जो बॉडी की जो पैथोलॉजी कंडीशन है, जो पैथोलॉजी है उसके अंदर जब चेंज आते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मतलब अदर कोई इन्फेक्शियस डिजीज के कारण जब बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन अराइज होता है तब इसे बोलते हैं सेकेंडरी। अब वो कुछ भी डिजीज कंडीशन हो सकती है, कोई एंडोक्राइनल पैथोलॉजी हो गई हो डिजीज कंडीशन, रीनल कोई कॉज हो गया हो, कोई हार्ट कंडीशन हो गई हो, इन सभी के कारण यदि जो बॉडी के अंदर जो ब्लड वेरिएशन होता है, जो बीपी होता है वो हाई हो जाता है इसकी नॉर्मल वैल्यू से, जो हाइपरटेंशन होता है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर, क्योंकि जो हाइपरटेंशन ये कोई बैक्टीरिया वायरस के कारण नहीं होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं इन द हाइपरटेंशन। तो हम इनके बारे में बात करेंगे जिन्हें हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स। हम दो तरह के रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड सेकंड वन इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर्स जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉडिफाइबल हैं जिन्हें हम मॉडिफाई करके उनके अंदर मॉडिफिकेशन करके हाइपरटेंशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है इसमें आता है सबसे पहले एज। जो एज होती है हम जानते हैं कि जैसे जैसे एज ग्रुप इंक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती रहती है वैसे ही जो हाइपरटेंशन इसकी प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो एज है एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, क्योंकि यदि किसी की 60 की एज है, कोई पर्सन है 60 ईयर का, उसका ब्लड प्रेशर है 140/90, तो हम उसकी एज को 50 ईयर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। सेकंड वन इज जेनेटिक। कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसी फैमिली हिस्ट्री होती है जिनके अंदर जो हाइपरटेंशन है वो होता है। तो ये हाइपरटेंशन वन पीढ़ी टू अनदर पीढ़ी ट्रांसमिट होता है, तो ये इंक्लूड होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर। एंड थर्ड वन इज रेस। जो अफ्रीकन्स होते हैं इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, जो एशियन होते हैं और जो अदर स्पीसीज होती है, जो रेस होती है उनके कंपेयर में ज़्यादा देखा गया है। तो जो रेस होती है इसमें जो अफ्रीकन होते हैं, जो नाइग्राज होते हैं, इनके अंदर जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है या ब्लड प्रेशर होता है वो वेरिएशन में होता है। तो ये थे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इन सभी के कारण हाइपरटेंशन हो सकता है।
अब हम बात करेंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम इन्हें मॉडिफाई करके जो पेशेंट है उसे इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द हाइपरटेंशन। सो फर्स्ट वन इज एक्सिस सॉल्ट इनटेक। जब हम डाइट के अंदर एक्सिस अमाउंट के अंदर सॉल्ट को इनटेक करेंगे जिससे जो सोडियम होता है उसकी बॉडी के अंदर अमाउंट इंक्रीज होगा तो ये लीड करेगा हाइपर टेंशन को। सेकेंड वन इज ओबेसिटी। जो ओबेस पर्सन होते हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, और जो ओबेस होते हैं इनके अंदर जो फैट वगैरह होता है वो ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो जो इनकी कैपिलरीज होती है उसके अंदर भी जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। तो ओबेसिटी के अंदर भी हाइपर टेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड वन इज स्मोकिंग एंड एल्कोहल। जब कोई पर्सन स्मोकिंग और एल्कोहल इंटेक करता है उसके कारण भी जो हाइपर टेंशन है वो उसके अंदर डेवलप हो सकता है। एंड फोर्थ वन इज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि ऐसी लाइफ स्टाइल जिसके अंदर पर्सन प्रॉपर जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ है उन्हें परफॉर्म नहीं करता है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करता है, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप नहीं करता है, तो इन सभी के कारण जो पेशेंट है उसका जो ब्लड प्रेशर है उसके अंदर वेरिएशन आते हैं और ये लीड करता है हाइपर टेंशन को। फिफ्थ वन इज लैक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। कोई पर्सन यदि कम फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसके अंदर जो ओबेसिटी है वो इंक्रीज होगी, और जब यदि पर्सन ओबेस होगा तो उसके अंदर फैट डिपॉजिट होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा और ये लीड करेगा हाइपर टेंशन को। एंड अदर डिसऑर्डर्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया टाइप के अंदर सेकेंडरी में अदर कुछ डिसऑर्डर हो जाए, लाइक यदि कोई रीनल डिसऑर्डर हो गया, कोई एंडोक्राइनल डिस्फंक्शन हो गया, कोई कार्डियक डिस्फंक्शन हो गया, इन सभी के कारण जो डिजीज होती है इनकी पैथोलॉजिराइज होने के कारण जो लीड करता है हाइपर टेंशन को। इसीलिए इसमें इंक्लूड किया गया है अदर डिसऑर्डर लाइक द रीनल डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर, इन सभी के कारण भी हाइपर टेंशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो ये है ये है मॉडिफाइबल। यदि हम प्रॉपर अमाउंट में सॉल्ट इंटेक करें, ओबेसिटी कम कर दें, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करके स्मोकिंग एल्कोहल को एकदम बंद कर दें, सीज कर दें, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो इसे हम यदि फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर दें, प्रॉपर एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप करें, तो हम इजीली इन्हें मॉडिफाई करके हाइपर टेंशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थे रिस्क फैक्टर ऑफ द हाइपर टेंशन। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द हाइपर टेंशन कि जो हाइपर टेंशन है इसके हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो जो हाइपर टेंशन है इसके अंदर जो कुछ पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब हमें कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं, और कुछ पेशेंट हैं इनके अंदर हमें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं लाइक हेडेक, क्योंकि जब हाइपर टेंशन होता है ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है देन इट्स ए नॉर्मल वैल्यू, तो जो पेशेंट है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा हेडेक के साथ में जो पेशेंट की जो विजुअल डिस्टर्बेंसेस होता है वो अराइज हो जाता है, मतलब पेशेंट को आंखों के सामने धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ब्लर विजन स्टार्ट हो जाता है। थर्ड वन इज डिजीनेस, पेशेंट के अंदर डिजीनेस हो जाती है, पाल्पिटेशन होने लग जाता है। पाल्पिटेशन का मतलब होता है जो हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज हो जाती है और पेशेंट खुद की हार्ट बीट को खुद ही फेल्ट कर सकता है, मतलब महसूस कर सकता है। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव स्वेटिंग, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है एक्सेसिव स्वेटिंग, पेशेंट के अंदर स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है। और टाइनिटस का मतलब होता है कि जो पेशेंट है उसे अपने सराउंडिंग जो होता है उसे रिंगिंग साउंड अब सुनाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, इस कंडीशन होते हैं टिनिटस या टाइनीटस। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स। जब ये कंडीशन आगे और राइज हो सकती है, किसी के अंदर सीवियर हाइपर टेंशन हो गया हो तो इसके और भी हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसमें जो हेडेक होगा वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, सीवियर भी हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं, डिजीनेस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, पाल्पिटेशन हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग हमें देखने को मिलती है और टाइनिटस मतलब रिंगिंग साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द हाइपर टेंशन। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द हाइपर टेंशन कि जो हाइपर टेंशन है इसे हम कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो प्रिवेंशन
ऑफ हाइपरटेंशन है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, यदि हम उनके अंदर कंट्रोल कर लें तो इसके अंदर हम पब्लिक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जो पब्लिक है उसको हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा के उसका हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास क्लिनिकल सेटिंग में आ रहा है तो हम वहाँ पे उसे एक प्रॉपर डाइट चार्ट मेंटेन करके उसे हाइपरटेंशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और यदि कम्युनिटी एरिया के अंदर में यदि हाइपरटेंशन की कोई फाइंडिंग होती है तो हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवा के उसे इजीली हाइपरटेंशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है इसके रिस्क फैक्टर जो मॉडिफाइबल है उनके अंदर यदि हम मॉडिफिकेशन कर दें, पेशेंट को हम बोलें कि आप प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप कीजिए, जो सॉल्ट इनटेक है वो आप कम कीजिए, और जो अदर जो मिनरल्स वगैरह हैं, आयन्स हैं, उन्हें अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम ये ज़्यादा लीजिए। और जो आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है इसे आप प्रॉपर मेंटेन कीजिए, इसे आप अपनी जो भी लाइफ स्टाइल है उसे चेंज कीजिए। तो इन सभी के कारण जो पब्लिक स्ट्रेटेजी होती है उनसे हम प्रिवेंट उन पब्लिक स्ट्रेटेजी को अपना के हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द हाइपर टेंशन। तो ये थे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स। और भी हम मेजर्स यूज में ले सकते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पेशेंट की जो डाइट है उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और हाइपर टेंशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द हाइपर टेंशन। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द हाइपर टेंशन। जो हाइपर टेंशन है इसके अराइज होने के बहुत से हमारी बॉडी के अंदर पैथोफिजियोलॉजी होती है जो हम सेपरेट पढ़ेंगे इन द मेडिकल सर्जिकल। तो जो हाइपरटेंशन है जिस कारण से भी अराइज होती है उसे हम ब्लॉक करते हैं, तो इसके लिए बहुत सी मेडिसिन यूज में ली जाती है जो हम सेपरेटली फार्मा के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है कि मेडिकल मैनेजमेंट में हम कौन सी ड्रग्स देते हैं, कौन सी थेरेपी यूज में लेते हैं। तो जो पेशेंट है उसके डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, डाइट में मॉडिफिकेशन के साथ करने के साथ में यदि फिर भी ये कंट्रोल में नहीं होता है तो हम कुछ ड्रग्स यूज में लेते हैं, लाइक डाईयूरेटिक्स। जो डाईयूरेटिक्स होती है लाइक मैनिडोल, फ्रूसेमाइड, ये हम यूज में लेते हैं जिसके कारण जो हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल होता है। और जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, जो लोसार्टन वगैरह ड्रग्स होती है वो हम पेशेंट को देते हैं जो ब्लॉक करती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को। ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे रास सिस्टम के अंदर, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर। जो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं और भी बहुत सी मेडिसिन यूज में ली जाती है टू प्रिवेंट फ्रॉम द टू मैनेज फ्रॉम द हाइपर टेंशन। तो ये था मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द हाइपर टेंशन जिसमें हम कुछ ड्रग्स थेरेपी यूज में लेते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में सेपरेटली बात करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डैट इज हाइपर टेंशन। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो हाइपर टेंशन कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।